सबसे पहले हम कर रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देखो, गुडविल जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या हमने किया, हमने चेंज इन पीएसआर कर लिया, अब हम लोग एडमिशन कर रहे हैं, आगे रिटायरमेंट भी करेंगे, डेथ भी करेंगे, ये सब रिकॉन्स्टिट्यूशन है। जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो ये ध्यान रखो, बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन का जो कुछ भी होता है वो सब खत्म करना होता है, अगर खत्म नहीं करना तो एडजस्ट करना होता है, और आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन न्यू रेशो से होता है, ठीक है। और उस रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे जो भी एडजस्टमेंट्स करनी है वो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में ही होती हैं। ये कॉमन पॉइंट है हर चैप्टर के लिए। अब एडमिशन की बात करते हैं। तो जब हम गुडविल की बात कर रहे हैं तो जो ऑलरेडी अपीयर गुडविल है, ऑलरेडी अपीयर गुडविल यानी कि जो बैलेंस शीट की असेट साइड पे गुडविल है उसे हम राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ करेंगे मतलब जितने भी हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं उन ओल्ड पार्टनर्स के अगर हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट फॉलो कर रहे हैं तो करंट, अदरवाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, क्योंकि गुडविल असेट है, असेट को राइट ऑफ कर रहे हैं, असेट को खत्म कर रहे हैं तो क्रेडिट होगा, एंड कॉरेस्पॉन्डिंग बिकॉज असेट्स आर राइटिंग ऑफ तो उन असेट्स को राइट ऑफ करने में जो लॉस हो रहा है वो डेबिट होगा। लिखना सबको है, ठीक है। तो वो असेट्स के कम होने से जो लॉस हो रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। फिर फॉर प्रीमियम ऑफ गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल जो न्यू पार्टनर लेकर आ रहा है, न्यू पार्टनर जब भी आएगा तो पुराने पार्टनर्स की फर्म की कुछ तो गुडविल होगी, तो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर। जो भी न्यू पार्टनर वो गुडविल लेकर आ रहा है वो कैश की फॉर्म में भी हो सकती है, काइंड की फॉर्म में भी हो सकती है। तो जिस भी असेट की फॉर्म में अगर वो कैश ला रहा है, हमारे पास बैंक बैलेंस है वो बैंक की फॉर्म में ला रहा है, वो कोई भी असेट्स की फॉर्म में ला रहा है, सन्ड्री असेट्स, तो हमने वो डेबिट कर दिया और प्रीमियम फॉर गुडविल को क्रेडिट कर दिया। प्रीमियम फॉर गुडविल हमारे लिए नॉमिनल नेचर अकाउंट है। नॉमिनल नेचर का मतलब हुआ कि वो हमें क्रेडिट करना है, ठीक है। तो ये हमारे लिए प्रॉफिट हो रहा है। फिर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमारा प्रीमियम फॉर गुडविल है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। जिनकी वीडियो ऑन नहीं है ना वो लोग वीडियो ऑन कर लें अपनी, मैं क्लास के बाहर कर दूंगी। फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, ये प्रीमियम फॉर गुडविल सैक्रिफाइसिंग रेशो में, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल को हम डेबिट करेंगे, ठीक है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, बेसिकली ये है ओल्ड पार्टनर्स ही, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। करंट अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट ले रहे हैं, अदरवाइज कैपिटल। अब इसमें ध्यान क्या रखना है, अगर कोई पार्टनर गेन कर रहा है, इफ एनी पार्टनर इज गेनिंग, अगर कोई पार्टनर गेन कर रहा है तो हम क्या करेंगे, इफ एनी पार्टनर इज गेनिंग तो क्या करेंगे, उसे डेबिट करेंगे, क्रेडिट, देन दैट शुड बी डेबिटेड बाय प्रोपोर्शनेट अमाउंट, जितना उसका गेनिंग वाला प्रोपोर्शनेट अमाउंट होगा, प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ गेन, जितने से वो गेन कर रहा है तो पूरी फर्म का हम गुडविल निकालेंगे और पूरी फर्म के गुडविल निकाल के हम जितने से वो गेन कर रहा है उतने से उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो प्रोपोर्शनेट अमाउंट लेंगे, फर्म के गुडविल का प्रोपोर्शनेट अमाउंट जितने से वो गेन कर रहा है, ठीक है, वो डेबिट कर देंगे, ठीक है। अब अगर वो विड्रॉ कर रहे हैं
फॉर विड्रॉइंग, जिनको प्रीमियम फॉर गुडविल मिला है, यानी कि जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हैं ये वाले, इनको जो प्रीमियम फॉर गुडविल मिला है, इफ दे वांट टू विड्रॉ, फॉर विड्रॉइंग प्रीमियम फॉर गुडविल बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर तो दे ही रहा है ना, गेनिंग पार्टनर को तो मिल ही नहीं रहा प्रीमियम फॉर गुडविल, वो तो कॉम्पनसेट कर रहा है। हु आर compensating, gaining partners are compensating, and who are receiving this compensation, sacrificing partners are receiving this compensation। ये assertion reasoning का बहुत important point है जो बच्चे गलत कर देते हैं, तो ध्यान रखना, इस लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना कि compensate करता कौन है, gaining partner, towards whom, sacrificing partner। तो हमने कहा for withdrawing premium for goodwill बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को मिला वो विड्रॉ कर रहे हैं, तो हम अगर वो विड्रॉ कर रहे हैं तो उनका कैपिटल अकाउंट क्या होगा, पार्टनर्स करंट और कैपिटल अकाउंट। तो हमें बैंक या कैश ये देख के यूज करना है कि हमारे पास जो बैलेंस शीट है उस बैलेंस शीट में हमें कैश इन हैंड दिया है या कैश एट बैंक दिया है। अगर दोनों ही दिए हैं तो आप कुछ भी यूज कीजिए, बस ध्यान रखना रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनाते समय उसी में अकोमोडेट करना है, ठीक है। अगर कैश इन हैंड दिया है तो कैश इन हैंड ही यूज करोगे, उसी में प्लस माइनस करोगे। अगर कैश एट बैंक दिया है तो उसी में यूज करोगे, उसी में प्लस माइनस करोगे। जो रिवाइज्ड बैलेंस शीट है वो उसके अकॉर्डिंगली ही आएगी। समझ में आई ये बात? अब बताओ क्या डाउट है? क्योंकि वो इनकम है ना, नॉमिनल नेचर है ये हमारे लिए, ये नॉमिनल नेचर है और ये इनकम है, इसलिए इसमें वो विड्रॉ कर रहे हैं। तो कोई भी पार्टनर विड्रॉ कर रहा है तो उससे क्या होगा, ये डेबिट हो रहा है, कैपिटल डिक्लाइन हो रही है, कैपिटल डिक्लाइन होती है तो डेबिट होती है। और अगर हम फॉर्म का देखें तो फॉर्म की असेट भी डिक्लाइन हो रही है क्योंकि कैश विड्रॉ हो रहा है तो असेट, या ये कह सकते हैं कि डेबिट द रिसीवर और यहाँ पे गोज आउट। विड्रॉ करने का वो क्या मतलब उनको पैसे मिल रहे हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, वो विड्रॉ कर रहे हैं, सिंपल। हाँ बिल्कुल। इसके बाद अगर कोई पार्टनर, इफ एनी पार्टनर, इफ न्यू पार्टनर do not bring premium for goodwill, प्रीमियम फॉर गुडविल तो लाना ही चाहिए, बट बाई चांस अगर वो नहीं लेकर आता है, इफ न्यू पार्टनर डू नॉट ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल, तो हम इनकमिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। इनकमिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट होगा, कैपिटल कभी नहीं होगा। करंट अकाउंट डेबिट होगा किससे, विद द शेयर ऑफ गुडविल, जो भी उसका शेयर ऑफ गुडविल है उससे वो डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट कैसे करेंगे, वही सेम जो हम यहां कर रहे थे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट सिस्टम है तो करंट, और फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल। नीचे तो करंट या कैपिटल कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट ही लेना है हमेशा, ठीक है। समझ में आई ये बात? अब अगर ये करें कि वो अपने शेयर ऑफ गुडविल का कुछ पोर्शन तो ला रहा है और कुछ पोर्शन नहीं ला रहा, मान लो उसकी 10,000 की गुडविल है, उसमें से वो 6,000 ला रहा है और 4,000 नहीं ला रहा, तो जो 6,000 ला रहा है वो प्रीमियम फॉर गुडविल हो जाएगा, जो 4,000 वो नहीं ला रहा वो इनकमिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट हो जाएगा, तो दोनों एंट्रीज हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे कॉम्बिनेशन कुछ भी बन सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो तो रहा है, ये रहा
सैक्रिफाइसिंग, सब सैक्रिफाइसिंग। इसमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो टोटल इतना अमाउंट ला रहा है, उसमें से ये उसकी कैपिटल है तो बचा हुआ प्रीमियम है, या ये प्रीमियम है बाकी कैपिटल है। अब हमें क्वेश्चन को पढ़ना ही ध्यान से है, कुछ नया नहीं आ जाएगा, बातें यही रहेंगी। अब इनको हमें कैसे पुट करना है वो आपको क्वेश्चन पढ़ने से ही पता चलेगा। आपको क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पढ़ना है, ठीक है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, उसमें जो लिखा है उसके हिसाब से करना है। मेजरली अकाउंट्स में जो मिस्टेक्स होती हैं वो क्वेश्चन ठीक से ना पढ़ने की ही होती हैं। अरे तो हमने पढ़ा ही नहीं, ऑफ है या फ्रॉम है, अरे तो हमने पढ़ा ही नहीं, फर्म की गुडविल है या उसके अकेले की गुडविल है। ये छोटी छोटी चीजें जो हमने पढ़ी नहीं, हमें दिखी नहीं, तो पढ़ना ही ध्यान से है। अगर अकाउंट्स के पेपर को तरीके से पढ़ा जाए तो 15 मिनट्स का जो रीडिंग टाइम होता है ना वो कम पड़ जाता है। अकाउंट्स का पेपर इतना बड़ा होता है पढ़ने के लिए, तो आपको बहुत केयरफुली पढ़ना है पेपर को, ठीक है? और इसीलिए मैं शुरू से आपको कह रही हूँ कि शुरू से एक आदत डालो क्वेश्चंस को पूरा पढ़ के प्रॉपर तरीके से काम करने की, क्योंकि एग्जाम में तरीके से काम करने के चक्कर में ही हमारी स्पीड कम हो जाती है। तो अगर अब स्टार्टिंग से आप प्रैक्टिस में भी तरीके से काम करेंगे, बिल्कुल प्रॉपर फॉर्मेट्स के साथ करेंगे, तो आपको एग्जाम की स्पीड आपकी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो अभी भी अगर काम अच्छे से करोगे तो आपको एग्जाम में वो फायदा देगा, ठीक है? अचानक से कुछ मिरेकल नहीं होने वाला कि अरे एग्जाम पे हम कर देंगे, कुछ मिरेकल नहीं होने वाला बेटा, ठीक है? आपकी जो मेहनत है वही है मिरेकल, कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, और तभी आप मिरेकल्स बना सकते हो, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। अब इसके बाद अगर हमें ऐसा कुछ लिखा है कि इफ न्यू पार्टनर पेड प्रीमियम फॉर गुडविल प्राइवेटली वो पे कर रहा है, मतलब फर्म का कोई लेना देना है ही नहीं, वो प्राइवेटली टू ओल्ड पार्टनर्स या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, जो भी है, इससे फर्म का कोई मतलब ही नहीं है। अगर हमें साफ लिखा है कि ही पेड गुडविल प्राइवेटली, तो फर्म को कोई मतलब ही नहीं है, प्राइवेटली पे किया है तो नो एंट्री, इसमें फर्म का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है? कोई भी हो, हमें कोई मतलब ही नहीं ना, इमटेरियल हो गया ना हमारे लिए। तो फिर ये अरेंजमेंट है उनका कि बाहर की बाहर दे दो, हम फॉर्म का कोई इंटरफेरेंस ना रखें, इसीलिए इसको हम पढ़ते भी नहीं है बिल्कुल भी ना, हम इसकी अकाउंटिंग सीखते, क्योंकि जब फॉर्म से कोई लेना देना नहीं तो हमारे तो एरिया से बाहर चला गया ना, फिर ये हम भी कुछ नहीं करने वाले, ठीक है? ये हो गया गुडविल का। अब जो भी जनरल रिजर्व होता है, जनरल रिजर्व जो बैलेंस शीट की लायबिलिटीज पर होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कि लायबिलिटी साइड पे शो किया हुआ है, क्रेडिट बैलेंस, ये सब कोई भी फंड जो तुमने वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व पार्टनर्स पर डिस्ट्रीब्यूट करते हो, जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हो, EPF is the only fund, Employees Provident Fund. EPF is the only fund which is never distributed among partners. Why? Because it is an external liability. So, Employees Provident Fund is an external liability which is never distributed among partners. ये सब हम partners में, old partners में, ओल्ड पार्टनर्स, करंट और कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशो में। ऐसे ही अगर मान लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो ओल्ड पार्टनर्स, करंट और कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
कौन से वाला? जो असेट साइड पे दिया हुआ है, डेबिट बैलेंस या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, या आपका इसमें कोई भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इन सब का डेबिट बैलेंस होता है ना। तो जिनका भी डेबिट बैलेंस है उन्हें क्रेडिट करके क्लोज कर दिया और ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन ओल्ड रेशियो। ध्यान रखना, जब भी आप इसे ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो इन सारी आइटम्स को, तो ये आइटम्स का बैलेंस अब खत्म हो चुका है बुक्स में से। जब रिवाइज बैलेंस शीट बनाएंगे तो इनको अपीयर नहीं करना है। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला है कि नहीं जी हमें तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, हमें इनको रखना है, तो फिर आप वही गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करेंगे। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करेंगे तो वही गेनिंग कौन है? न्यू पार्टनर है। तो न्यू पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को कंसिडर नहीं करना, करंट अकाउंट से ही करना है। जो वो कैपिटल ला रहा है, पार्टनर्स डू नॉट हैव एनी राइट टू डिस्टर्ब दैट कैपिटल जो वो इंट्रोड्यूस कर रहा है। बाद में जो भी उनके अरेंजमेंट्स हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एट द टाइम ऑफ एडमिशन व्हेन एनी पार्टनर इंट्रोड्यूस सम कैपिटल, remaining partners, old partners do not have any right to disturb that capital। इसलिए जो भी हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है that is all through current account। हमें गुडविल की एडजस्टमेंट करनी है, हमने करंट अकाउंट के थ्रू की। हमें ये वाली सारी आइटम्स के लिए अगर ये बोल दिया कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं करनी, इनको एडजस्ट करना है सिर्फ, तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में करेंगे। अब गेनिंग पार्टनर जो इनकमिंग है उसके में करंट में आएगा। ओल्ड पार्टनर्स का आप कैपिटल ही लिखोगे, लेकिन जो इनकमिंग पार्टनर है उसका हमेशा ही करंट आएगा। ध्यान रखना, हमेशा करंट आएगा। और फिर वो करंट अकाउंट डेबिट में हो गया तो उसका डेबिट बैलेंस हो गया, डेबिट बैलेंस हो गया तो वो बैलेंस शीट की असेट साइड पर भी शो कर देंगे। जैसे यहाँ पर ये डेबिट साइड पर आ रहा है तो डेबिट बैलेंस हो गया, तो जो रिवाइज बैलेंस शीट बनेगी उसके एसेट साइड पर आ जाएगा। समझ में आई ये बात? कोई डाउट? हाँ, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस जिसमें है तो वहाँ पर गेनिंग पार्टनर हो सकता है। नहीं, गेनिंग की बात ही नहीं आ रही, ओल्ड पार्टनर्स है सारे। अच्छा, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग की तो यहाँ बात ही नहीं आ रही, सब ओल्ड पार्टनर्स ही हैं। ठीक है, क्या? पार्टनर्स का कैपिटल वो से रिटर्न है। अगर वो ये चाहते हैं कि ये सारा जो अमाउंट है ना, इस सारे अमाउंट को हम एडजस्ट करें, डिस्ट्रीब्यूट ना करें गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में, तो गेनिंग पार्टनर इनकमिंग पार्टनर होगा ना, उसका करंट अकाउंट लेंगे, कैपिटल नहीं लेंगे हमेशा। बैलेंस शीट में असेट साइड में दिखा देंगे उसके कैपिटल अमाउंट से ना, करंट की बात कर रही हूँ, करंट का ही जो अमाउंट आएगा। जो हम डेबिट करेंगे वहाँ पर हो गया नोट डाउन। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है? नेचर क्या होता है? नॉमिनल नेचर है। अब नॉमिनल है तो क्या आएगा? अल्टरनेट नेम क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्ट। तो हमारे पास डेबिट में कौन से फिगर्स आएंगे? जो हमारी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हैं, यानी कि जो भी इंक्रीज इन लायबिलिटी है, जो भी डिक्रीज इन असेट, या कोई प्रोविजन मेड, ठीक है, कोई भी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। क्रेडिट में क्या आएगा? कोई भी इंक्रीज इन असेट, डिक्रीज इन liability and unrecorded
असेट। अगर किसी भी तरह के रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस हुए हैं तो वो रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस यहाँ आ जाएंगे। किस नाम से आएंगे? या तो बैंक, अगर पेमेंट हुई है, कैश, और अगर हमें बोला है कि किसी पार्टनर ने एक्सपेंसेस वो बियर किए हैं तो हम उस पार्टनर का, जिस भी पार्टनर ने वो एक्सपेंसेस बियर किए हैं उसका करंट या कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस, कुछ भी, मतलब उस रिवैल्यूएशन का जो प्रोसेस चल रहा है, वो जो सारा रिकंस्ट्रक्शन का प्रोसेस चल रहा है, उस प्रोसेस में अगर किसी भी तरह के कोई एक्सपेंसेस हो रहे हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज हो गई या कोई भी हमारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं, वो रिवैल्यूएशन एक्सपेंस है। तो वो अगर हमें बोला है कि हुए हैं और वो हमने पेमेंट किया तो बैंक या कैश में आ गया, किसी पार्टनर ने कहा कि हम पेमेंट कर रहे हैं तो उसका कैपिटल अकाउंट आ गया। फिर जो भी प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट यहाँ आ गया, डिस्ट्रीब्यूटेड या ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ, जो भी पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट्स में यहां पर आ जाएगा। किस रेशो में? ओल्ड पीएसआर में। अगर लॉस है तो बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ, जो भी होगा ओल्ड पीएसआर में। ठीक है, तो आपसे जब भी कुछ बोला जाएगा कि रिवैल्यूएशन हो रहा है या रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज हो रही है, ध्यान रखना असेट्स के साथ हमेशा रिवैल्यूएशन टर्म एसोसिएटेड होती है और लायबिलिटीज के साथ रीअसेसमेंट। आप जब भी थ्योरी में लिखोगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड रीअसेसमेंट अकाउंट, ठीक है, मतलब हम असेट्स को रीवैल्यू करते हैं और लायबिलिटीज को रीअसेस करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर हो गया। क्लियर? समझ में आया? नोट डाउन करो, फिर कैपिटल अकाउंट्स करते हैं। बैंक कैश जैसी बैलेंस शीट के हिसाब से कहेंगे ना कि कैश शीट में। हाँ हाँ हाँ, 40% मार्क्स आ रहे हैं तो उसे पूरे साल अंदाजा होता ही है उसके पेरेंट्स को, टीचर्स को कि भाई ये इसके इतने ही आएंगे, तो कभी शॉकिंग नहीं होता। हाँ, जिस बच्चे की उम्मीद होती है कि उसके 80-90 आएंगे, अगर उसके 50-60s में आ जाते हैं तो थोड़ा सा लगता है कि भाई ये कैसे हो गया, तो आप उसकी कॉपी को रिवैल्यूएशन के लिए डाल देते हो। रिवैल्यूएशन बोर्ड्स में हमेशा डाल देते हैं फिर हम, ठीक है ना, रीचेकिंग के लिए डाल देते हैं। लेकिन जब आपको उम्मीद होती है कि मेरे 95 या 100 आएंगे ही, क्योंकि ये टीचर्स को भी उम्मीद होती है, पेरेंट्स को भी उम्मीद होती है, बच्चे को खुद को भी उम्मीद होती है कि हाँ मैं पेपर बहुत अच्छा करके आया, मेरे आएंगे 99-100 आ सकते हैं, एक आधी कहीं कट सकता है। और जब उसके 95-96 आते हैं तो वो ये सोचने लग जाते हैं कि यार मैंने कुछ कर दी होगी ज़्यादा गड़बड़, कोई बात नहीं। पेरेंट्स भी यही सोचते हैं और टीचर्स भी यही सोचते हैं कि हो गई होगी कोई। वी नेवर गो फॉर इवैल्यूएशन, और कट जाएंगे या ठीक है ना, किसी को बोलो भी कि हम रिवैल्यूएशन, तो सामने वाला भी कहेगा पागल वागल हो गया, 96 आने के बाद भी कौन रिवैल्यूएशन के लिए देता है, 99 आने के बाद कौन रिवैल्यूएशन के लिए देता है। एक्चुअली नहीं देते हम कभी भी, क्योंकि हम मान के चल लेते हैं, लेकिन और देने भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब उसे देखते हैं और उसे पता लगता है कि हमारे नंबर इसलिए कटेंगे, जो पूरे साल जिस चीज के लिए हमारे टीचर्स ने हमें टोका था, हमने वही गलतियां, हम फिर भी नहीं सुधरे, वही शॉर्ट फॉर्म्स, वही रुपीस, वही फॉर्मेट्स ना बनाना, वही शॉर्टकट्स लगाना, एंट्रीज को कंबाइंड कर देना, हमने वही गलतियां की हैं और हमारे उसके ही ये 4 नंबर कटे हैं, तो बहुत ही तकलीफ होती है। तो बात ये है कि आपको पता भी नहीं चलेगा आपके नंबर कहाँ कट गए। आप सोच कर आ रहे हो कि हमारा पूरा पेपर सही हुआ था, और आप पूरी जिंदगी ये कहोगे पेपर तो हमारा बिल्कुल सही हुआ था, पता नहीं नंबर कहाँ कटे। सीबीएसई में ना फेयर चेकिंग नहीं होती है, मेरे को पता है मेरा पूरा पेपर सही था, फिर भी मेरे 97 रह गए। आप ये समझ ही नहीं पाओगे, ये एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, क्योंकि आपको पूरे टाइम ये लगता है कि आपके टीचर ना जबरदस्ती के नंबर काट रहे हैं। ये ऐसा थोड़ा होता है, बोर्ड्स में ऐसे थोड़ा नंबर कटते हैं। अच्छा, हम इतना सा वर्किंग नोट्स दिखाएंगे नंबर कट जाएंगे, मिलते तो है नहीं, ये ना हमें डराने के लिए बोला जा रहा है। बोर्ड्स में थोड़ा ऐसे होता है, और होता है। तो
या तो अपने पे इतना भरोसा कर लो कि हमने जो सोच लिया कि ऐसा नहीं होता और ऐसा होता है वो सही है, या तुम्हारे सामने जो खड़ा होके इंसान बार बार ये बात बोल रहा है उस पे भरोसा कर लो और मान जाओ। मैं शायद जो बच्चा मार्जिन पे पास होने वाला होगा उससे शायद मैं इतनी माइन्यूट मिस्टेक्स के लिए टोकूंगी भी नहीं, क्योंकि मुझे लगेगा अरे कोई बात नहीं, तू ये छोटी मोटी गलतियां कर ले, कुछ नहीं होता, तू पेपर सही कराइयो भाई, तू पास हो जाइयो। जो बच्चे के लिए मुझे ये उम्मीद होगी ना कि वो 50 वाला बच्चा है, मैं उसको 50 के लिए फोकस करूंगी, मैं उन्हें शायद इस माइन्यूट चीजों के लिए ना टोकूं इतना। लेकिन जिस बच्चे का मुझे पता है ना कि ये 95 100 वाला बच्चा है, उसकी मैं एक छोटी से छोटी गलती के लिए भी उसे टोकूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहूंगी कि उसके नंबर इसलिए लूज हो जाए। तो हमें भी पता होता है, मैं ये भी नहीं कह रही कि हर बच्चे के लिए 100 लाना जरूरी है, मार्क्स कितने भी लाओ, आपकी कोशिश में पूरी ईमानदारी होनी चाहिए। आपकी कोशिश में ईमानदारी नहीं है, वहां गलती है। बस अपनी ईमानदार कोशिश तो रखोगे ना, ईमानदार कोशिश होने के बाद कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर नहीं भी आए ना 100 बिल्कुल बुरा लगेगा, ना पेरेंट्स को लगेगा, ना टीचर्स को लगेगा, ना तुम्हें खुद लगेगा। ऐसे भी बच्चे हैं जिनकी 70s में स्कोर आया, उनके पेरेंट्स ने वो भी बहुत सेलिब्रेट किया है। क्यों? क्योंकि उनके लिए वो बहुत अच्छे हैं और मेरे लिए भी वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उन्होंने कोशिश अपनी तरफ से पूरी की। तो बात हम मार्क्स में जज ही नहीं कर रहे हैं, मैं ये कह रही हूँ कि कम से कम बेवकूफियां मत करो, दैट्स इट। चलो ये हो गया, ठीक है। इसके बाद वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में कहीं कोई ट्रीटमेंट में चेंजेस नहीं है। जो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है वो एज इट इज पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में, ठीक है। और जो भी क्लेम का अमाउंट होगा वो बैलेंस शीट में आएगा, जो रिवाइज बैलेंस शीट है उसमें क्लेम का अमाउंट हमेशा आएगा, क्योंकि फंड खत्म हो गया और वो क्लेम आ गया, और वो क्लेम हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। In the same manner, investment fluctuation fund is always distributed among partners. अगर इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कम हो रही है तो हम उसको इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू को फंड के थ्रू एडजस्ट कर देंगे, और जो बचा हुआ फंड है वो पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बैलेंस शीट में हमेशा मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ही शो करेंगे जो रिवाइज्ड वैल्यू है। अगर फंड यूटिलाइज नहीं हो रहा तो भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। एंड ड्यूरिंग ऑल दिस प्रोसेस अगर हमें कहीं भी फंड कम पड़ता है या फंड को नहीं यूटिलाइज कर रहे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर ओपन करना पड़ रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा दैट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स, ये भी हमारा हो जाएगा। अब बात आती है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है? मान लो हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, ये ए और बी तो थे ही, ये सी हमारा न्यू पार्टनर आया। ये सी न्यू पार्टनर है। आपको रुपीस जरूर लिखने हैं, कभी भी बिना रुपीस लिखे काम नहीं करोगे। हाथ ही नहीं चलना चाहिए डेबिट क्रेडिट एंड रुपीस लिखे बिना। आपके हाथों को इतनी आदत होनी चाहिए कि क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले वो रुपीस लिखे ही लिखे, क्योंकि इसके मार्क्स कट जाते हैं। पर्टिकुलर्स क्या बेटा? हाँ, थैंक यू। अब देखो क्या क्या मिलता है। जो हमारे पास बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस हैं, बैलेंस बीडी, वो ए और बी के होंगे, सी का नहीं होगा, क्योंकि सी तो न्यू पार्टनर है, तो वो ए और बी का रहेगा। फिर एक नॉर्मल क्वेश्चन जिसमें कहीं कुछ ज्यादा स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस नहीं गिवन है, तो इनको जनरल रिजर्व मिलेगा, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट मिलेगा, जो प्रॉफिट है, और क्या मिलेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन सा वाला? जो लायबिलिटी साइड पर है। प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल मिलेगा। ये सैक्रिफाइसिंग रेशो में मिलेगा, ये ओल्ड रेशो में मिलेगा,
ये ओल्ड रेशो में मिलेगा और ये ओल्ड रेशो में मिलेगा। फिर बाय वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है तो वो भी ओल्ड रेशो में ही मिलेगा। जो न्यू पार्टनर कैपिटल लाया वो जिस भी फॉर्म में लाया, कैश या बैंक, वो कैश या बैंक उसको कैपिटल ले आया। ठीक है। फिर यहां पे अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट असेट साइड पर है तो वो आ जाएंगे। ठीक है। अगर कोई भी पार्टनर गेन कर रहा है तो ध्यान रखना वो डेबिट हो जाएगा। अगर कोई भी पार्टनर जो हमारा अरेंजमेंट है उसमें गेनिंग में आ रहा है तो उसके में यहाँ पे डेबिट कर देंगे। जो ऑलरेडी गुडविल बैलेंस शीट में गिवन है, जो आप राइट ऑफ कर रहे हो असेट साइड पे जो गिवन है, वो भी इन दोनों में आ जाएगी। ये भी ओल्ड रेशो में, ये भी ओल्ड रेशो में। अगर इवैल्यूएशन में लॉस आया है ये भी ओल्ड रेशो में। अगर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट मेंशन है ये भी ओल्ड रेशो में, सब मिलता जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये सारा मिलने के बाद जो भी बैलेंसेस आएंगे वो टू बैलेंस सीडी आ जाएगा तीनों का। ये जो बैलेंस सीडी है दिस इज टू बी शोन इन रिवाइज्ड बैलेंस शीट। जो भी रिवाइज्ड बैलेंस शीट है उस रिवाइज्ड बैलेंस शीट में ये वाले बैलेंसेस हमें शो करने हैं। ठीक है, इस तरह से कैपिटल अकाउंट बनेंगे। और वो भी कोई स्टेटमेंट होती थी ना जिसमें जनरल रिजर्व नहीं आता था, वो तो स्टेटमेंट ऑफ नेट इफेक्ट है, वही तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ये जो जनरल रिजर्व को लिखते ही नहीं यार। तो वही तो बता रही हूँ, अगर ऐसा बोला गया कि जनरल रिजर्व नीड नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करेंगे ना। तो गेनिंग करेंगे तो गेनिंग पार्टनर डेबिट हो गया और सैक्रिफाइसिंग क्रेडिट हो गया। वो आप कह रहे थे कि पार्टनर का जो गेन होता है डेबिट साइड है तो इसकी डेबिट साइड है। हाँ, ये डेबिट साइड पे। वो जो न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट, करंट अकाउंट तो ये तो हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं बच्चा, इस पे करंट कहाँ से आ गया? समझ में आई ये बातें? कैपिटल अकाउंट कैसे बनना है? देखो आपके बोर्ड एग्जाम में रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट तीनों आए, ऐसा बहुत ही रेयर है, नहीं होगा ऐसा, क्योंकि 6 मार्कर का क्वेश्चन मैक्सिमम आना होता है। तो पुराने जो एग्जाम होते थे जब 8 नंबर का मैक्सिमम क्वेश्चन होता था तब तीनों चीज बनाने को आती थी, लेकिन अब नहीं आती है। अब या तो रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल आएंगे, या रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट गिवन होगा तो पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट, मतलब 3 में से कोई 2 आइटम ही आएंगे बनाने को, या फिर जर्नल एंट्रीज पूछी जा सकती हैं। तो आपको जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं अपने टीएस ग्रेवाल से भी, तब भी आप हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि आपसे जो पूछा गया है वही बनाओ। डोंट मेक अ हैबिट कि हम तो जर्नल एंट्रीज के बिना ये लेजर्स नहीं बना सकते, या हम इन लेजर्स के बिना जर्नल एंट्रीज नहीं कर सकते। अगर आपने ये हैबिट डाल ली तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्वेश्चंस पेपर को टाइमली कंप्लीट करना, बिकॉज आप हर चीज को 2 बार कर रहे हो। तो मेक इट अ हैबिट कि या तो जो क्वेश्चन में मेंशन है जर्नल एंट्रीज है तो हमें डायरेक्ट जर्नल एंट्रीज करनी है, ठीक है, और अगर लेजर्स बनाने हैं तो डायरेक्ट लेजर्स बनाने हैं। तो अपनी बुक के क्वेश्चंस को उसी फॉर्म में करो जिस फॉर्म में आपसे पूछा गया है, ठीक है। इसीलिए इलस्ट्रेशंस के लिए भी मैंने कहा कि मैं आपसे ये नहीं कह रही कि रजिस्टर में करो, बट इट इज एडवाइजेबल कि एक बार तो एटलीस्ट सारे इलस्ट्रेशंस बैठ के बना ही लो, मतलब एक बार तो बैठ के उन्हें सॉल्व कर ही लो। सिर्फ देखने में और सॉल्व करने में जमीन आसमान का अंतर है। जब आप देखते हो ना तो आपको वो चीजें बहुत आसान लगती हैं। सिंपल सी बात है, यहाँ बैठ के टीवी पे क्रिकेट देख रहे हो तो कितना आसान लगता है, अरे उसको ना ये 6 मार देना चाहिए था, उसने मारा नहीं, बहुत ही गलत बात है। हम बैठ के कमेंट्री दे देते हैं, उससे पूछो जो ग्राउंड में खेल रहा है, उसको भी तो पता है तुमसे ज्यादा ही आता है, तभी वो वहां है और तुम यहाँ हो, तो तुमसे तो ज्यादा ही आता है उसे, लेकिन आप यहाँ बैठ के उसे जज कर रहे हो और कह रहे पागल गई का। तो
इलिस्ट्रेशंस के साथ भी यही है कि जब आप उसे पढ़ते हो तो आपको लगता है अरे बहुत आसान है, हो जाएगी हो जाएगी हो जाएगी, लेकिन जब आप उसे करने बैठते हो तो उसकी असलियत सामने आती है। तो कोशिश करो उस असलियत वाले कुएं में डाइव लेने की। अभी टाइम है, कर सकते हो। जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ेगा टाइम कम होता चला जाता है, क्योंकि स्ट्रेस लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है। ठीक है, तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment. ठीक है, thank you.